वंदे मातरम साथियों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका पहला टेस्ट का सॉल्यूशन हम देखेंगे। जैसा आप सभी साथियों को विदित है कि इसमें हमने तीन तीन पार्ट लिए हैं। यानी सबसे पहले हमने आधुनिक भारत, विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन व लेखन तीन यूनिट लिए हैं। 6 यूनिट है दोनों पेपर्स में मिला के, दोनों को मिक्सअप करके लिए हैं ताकि सही तरीके से हम आगे चलते रहें। और उसके बाद में जो ये हमारे पहले 5 टेस्ट में पूरे होंगे, 5 टेस्ट 5 भाग में ये डिवाइड किया है सिलेबस अपने। और उसके बाद में नेक्स्ट 5 टेस्ट में हमारा क्या है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और राजस्थान का सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास है वो रहेगा। फिर हमारा क्या है कि 6 टेस्ट हम यूनिट वाइज लेंगे, यानी इतिहास दर्शन लेखन का एक, विश्व इतिहास का एक, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का, राजस्थान का सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास का। और फिर हम कंप्लीट 2 टेस्ट कंप्लीट सिलेबस के लेंगे। यानी कुल मिला के 18 टेस्ट हम ले रहे हैं इस टेस्ट में, और हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे ताकि, क्योंकि अभी आप देखेंगे हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या है कि एक एक क्वेश्चन की 4-4 क्वेश्चन मिले और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन न रहे किसी भी प्रकार का। तो अपने इस चीज को प्रारंभ करेंगे साथियों। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको, हमारा पहला मॉडल टेस्ट। और इसमें हमने आधुनिक भारत, विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन लेखन है वो हमारा सिलेबस है, उन सिलेबस के टॉपिक है, पहले टेस्ट के टॉपिक है। अब देखिए मित्रों, पहला है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। अब देखिए भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था। फ्रांसिस डी अल्मेडा था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, नीनो दा कुना था, या वास्को डी गामा था। अब मित्रों अपने को जैसा पता रहता है कि फ्रांसिसो डे अल्मीडा है, ये हमारा 1505 से 1509 तक रहता है। और ये क्या है, पहला पुर्तगाली हमारा गवर्नर है। हालांकि इससे पहले गवर्नर और नियुक्त हुआ था किसका, ये नीनो दे कुना है, इसका पिता था। इनके पिता थे नीनो दे कुना की, पर वो अस्वस्थ होने के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए। ज्वाइन करने वाला पहला यही था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी है, यानी जो प्रशांत महासागर है, सॉरी हिंद महासागर, इस ही महासागर पर कब्जा करने की नीति जो प्रारंभ की थी वो पहले पुर्तगाली गवर्नर ने की थी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, ये दूसरे थे और वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। डी कुना है, ये गोवा को राजधानी, गोवा को जीतने वाले हैं, राजधानी बनाने वाले हैं। हाँ जी, आगे दूसरा, इनमें से सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके बीच में हुई। अब देखिए सुरजी अर्जन गांव की संधि है साथियों, ये सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, ये 30 नवंबर 1803 को होती है। कब होती है, 30 नवंबर 1803 को। और 1803 में लसवाड़ी का एक युद्ध होता है, और उस लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी है लॉर्ड लेक, और वो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक क्या करता है, लॉर्ड लेक है वो सिंधिया को हराता है, और हराने के बाद यहां संधि होती है। ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध है, ये अंग्रेज और सिंधिया के बीच में संधि है। और किसके दौरान होती है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। पहला आंग्ल मराठा युद्ध है, इस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अनेक संधियां होती हैं। उनमें से आंग्ल मराठा युद्ध, इसके दौरान उनमें से क्या रहता है मित्रों, उनमें से जो सुरजी अर्जन गांव की संधि है 30 नवंबर 1803 को होती है, वो अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई पहले आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है कि आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं ना, उनके दौरान कौन कौन से युद्ध हुए हैं, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, कौन कौन से युद्ध हुए उन्हीं के दौरान, क्योंकि ये एक युद्ध का नाम है, उसमें बहुत से छोटे युद्ध हुए हैं, सभी के नाम पूछे जाते हैं। पहले आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। मुदकी का युद्ध है वो पहले आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ है। चिलियावाला का युद्ध है
ये पहले आंग्ल सिख युद्ध के दौरान नहीं होता साथियों। अपने को ये ध्यान रखना है, चिगलियांवाला का युद्ध है ये होता है, ये 13 जनवरी 1849 को होता है, 13 जनवरी 1849 को। और कौन सा युद्ध है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है। और ये झेलम नदी के किनारे होता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। सिखों की ओर से शेर सिंह क्या थे? सेनापति थे, और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड डफ थे सेनापति। तो ये है, ये नहीं हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अलीवाल है, ये पहले आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, और सबराहो का युद्ध है, ये भी पहले आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। तो इनमें ये लड़ाइयों का पूछा जाता है, इन पे गौर कीजिएगा, क्योंकि केवल टेस्ट देना महत्वपूर्ण नहीं है, टेस्ट के साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति को देखना बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच आए। डच के बाद में अंग्रेज, और सबसे बाद में यहां देखें तो क्या है कि सबसे बाद में फ्रांसीसी। तो पहला ऑप्शन है, यही है, पहला ऑप्शन ये है। और एक और ध्यान रखने हैं मित्रों कि सबसे पहले यूरोपियन भारत आने वाले कौन है? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाले कौन है? तो सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं, क्योंकि पुर्तगाली हमारे यहां से गोवा है उसको छोड़कर, उसको स्वतंत्र करके 1961 में गए हैं। सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए हैं और सबसे पहले आए हैं, ये ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? असत्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपने को बताना है कौन सा है। तो देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया। कैप्टन हॉकिंस कहां खोलना चाहता था? सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहता था, और जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर से कहां मिला था? ये अजमेर में मिला था, जहांगीर से अजमेर में मिला था। अकबर का किला है उसमें ये मिला था, इस उद्देश्य से आया था, बिल्कुल सही आया था। जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी, परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव के कारण मना कर दिया, ये भी सही है। जहांगीर ने क्या है, पहले अनुमति दी है, पर बाद में पुर्तगालियों ने दबाव बनाया। पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि कोई और यूरोपीय शक्ति आके यहाँ व्यापार करे, तो उनके दबाव में आकर मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया, तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी कर दिया, बिल्कुल सही है। स्वाली में कब हराया था? ये हराया था 1611 में। कब हराया था? 1611 ईस्वी में हराया था, ये अपने को ध्यान रखना है। पुर्तगाली बेड़ा टॉमस्रो के नेतृत्व में हराया गया था। टॉमस्रो नहीं था साथियों, टॉमस्रो तो क्या है 1615 लास्ट में आता है। यहां कौन था? और यहां था लेटन था, ये गवर्नर था। इसने क्या किया था? इसने हराया था, ये गलत है, ये वाला कथन गलत है। मिडलेटन था, इसने हराया था, ये अपने को ध्यान रख लेने हैं। तो 4 नंबर गलत है, टॉमस्रो नहीं हराते, बाकी सारी बातें सही है। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? टीपू सुल्तान है, उनके बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो बताना है। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई। श्रृंगेरी में मंदिर था, उसकी टीपू सुल्तान ने क्या करवाई है? मरम्मत करवाई है, बिल्कुल सही है। वह जेरोदिस्त दल का सदस्य था। ये देखिए, जेरोदिस्त भी फ्रांस का है, और वो जेरोदिस्त का नहीं, वो जेकोबिन दल का सदस्य था। कौन से दल का? जेकोबिन दल है। फ्रांस में जेरोदिस्त और जेकोबिन दल थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, तो वो जेकोबिन दल का सदस्य बना, जेरोदिस्त का नहीं, ये गलत है। सही नहीं, कौन सा नहीं है? तो ये 2 नंबर नहीं है। बाकी आगे देखो, उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली, बिल्कुल, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से सहायता ली है। उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये भी सही है, यानी नंबर 2 है वो सही नहीं है। आगे देखेंगे, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसल आई? अब देखिए, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बात कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी है, इसके प्रारंभ में कौन आई है हमारे यहाँ?
प्रारंभ में हमारे यहाँ पुर्तगाली आए हैं 16वीं के लास्ट में, और यहाँ पुर्तगाली आई हैं और पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगाली हमारे लिए यहाँ क्या लेके आए, पुर्तगाली हमारे लिए तंबाकू है मक्का, तंबाकू है मक्का है ये लेके आए। यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है साथियों, पुर्तगाली क्या लेके आए, पुर्तगाली लेके आए लाल मिर्च, कौन सी मिर्च, लाल मिर्च, तंबाकू, तंबाकू, मक्का, क्या लेके आए, मक्का लेके आए, काजू, अनानास, ये देखिए पूछे जाते हैं, फिक्स है ये। इसके अलावा क्या लेके आए थे पुर्तगाली साथियों, इसके अलावा पुर्तगाली लेके आए थे प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की तकनीक पुर्तगाली लेके आए, और जहाज निर्माण की तकनीक है ये पुर्तगाली लेके आए। पुर्तगालियों के बारे में ये चीजें जो आपके सामने मैंने लिखी हैं ये जरूर याद रख लेना, यहां से संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। जब भी हमारे यूरोपियन है, यूरोपियन में पुर्तगाली है, ये क्या रहते हैं, ये हमारे सिलेबस में रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे गौर कीजिएगा। आगे देखेंगे, निम्नांकित मुगल बादशाहों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसा ट्रेंड भी लगातार बना हुआ है, तो ये उत्तरवर्ती मुगल शासक है। फर्रुखसियर हमारे कब से कब रहे हैं, 1713 से 19 तक फर्रुखसियर रहे। जहांदार साहब कब रहे, जहांदार साहब है ये 1712 से 1713 रहे। बहादुर शाह जो फर्स्ट हैं ये 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 से 1712 तक, और मोहम्मद शाह, इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, ये 1719 से 1748 तक रहे हैं, 19 से 48 तक रहे हैं। अब इनका देख लीजिए, ये जो दिए गए हैं इनमें सबसे पहले कौन आ रहे हैं, बहादुर शाह, यानी 3 नंबर सबसे पहले आ रहा है। अब आप यहां देखो, अगर इतना सही, अगर बहादुर शाह का काल भी आपको पता है ना, तो यहाँ आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि 3 सबसे पहले केवल एक ऑप्शन में आया है। तो ये बहादुर शाह के बाद में कौन रहे, जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद में फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर के बाद में मोहम्मद शाह। ये मिलान वाले क्वेश्चन है, काफी इजी है, पर 3, 4, 5 हर एक पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। आगे देखेंगे, ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। ब्रिटिश भारत, अब देखिए ब्रिटिश भारत है, पहले तो ये ध्यान रखना है, अब ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर, अब देखिए ब्रिटिश भारत हमारा क्या है कि 1765 से हम कह दें कि इलाहाबाद की संधि के बाद से हम एक तरीके से इनके अधीन आ गए थे, और इसके बाद में 1947 तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे थे। मोटे तौर पर हम इसको ब्रिटिश भारत कह देते हैं, ठीक है। इसमें मैसूर कि उसके पुराने शासक परिवार को सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी, इसे किसने अंजाम दिया। अब देखिए मैसूर है, इस मैसूर को लेकर क्या था, मैसूर को एक तो क्या किया, 1799 में जब क्या होता है, 1799 में जब होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, और टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद में ये वाडियार वंश को दिया जाता है। हालांकि वाडियार वंश को थोड़ा सा दिया जाता है, वाडियार वंश को कौन देते हैं, लॉर्ड वेलेजली देते हैं, लॉर्ड वेलेजली हैं, इन्होंने दिया है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले की बात कर रहा हूं 1799 में। यहाँ क्या है कि लॉर्ड वेलेजली हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या है कि और चीज भी पता होनी चाहिए, और क्या है कि 1799 के बाद में 1831 में कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ये देखिए जो लिख रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मित्रों। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये कुशासन के आरोप पर हड़पा, कुशासन के आरोप लगाकर इस पे
इस मैसूर को क्या है, हड़प्पा, यानी हम कह दें कि मैसूर को क्या किया, मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया 1831 में। इसके बाद में हमें यह ध्यान रखना साथियों कि 1881 में जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन ने मैसूर को पुणे वाडियार वंश को दे दिया। पुणे वाडियार वंश है, इसको सौंप दिया, ये ध्यान रखना है, वाडियार वंश को सौंपा। और ये अद्वितीय घटना मानी जाती है। ये तो ये लॉर्ड रिपन है सौंपने वाले, ये मार्की ऑफ रिपन, मार्किस ऑफ रिपन है, वैसे तो मार्किस इनकी उपाधि, ठीक है। तो ये थे, यहां हमारा उत्तर नंबर क्या रहेगा, 2 रहेगा और इस रूप में रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे साथियों, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगाली राज्यपाल और उनकी तालिकाएं उपलब्धियां। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसकी तो हमने पहले ही बात कर ली कि इन्होंने क्या की थी, ब्लू वाटर नीति है, वो ब्लू वाटर नीति अपनाई थी। तो यहां 2 नंबर, ए का 2 होगा, ए का 2 होगा, तो ए का 2 होगा तो सीधा सा यहां अगर इतना भी हमें पता है तो हम 50-50 में तो आ ही जाते हैं कि ये 2 नहीं होंगे, ए का 2 होगा। इसके बाद में अल्बुकर्क, अल्बुकर्क इसको क्या है कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का, और इसने अपने पुर्तगालियों को कहा था कि भारतीय महिलाओं से ज्यादा विवाह करें, भारतीय महिलाओं से क्या करें, विवाह करें। भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, किसने, ये अल्बुकर्क ने किया था, यानी बे का 1, तो बे का यहाँ 3 है तो ये नहीं होगा, और यहाँ बे का 1 है तो ये हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ उत्तर तो हमारा ये बन जाएगा। बाकी अपने देख लीजिए आगे कि नीनू दी कुना, ये क्या है, पुर्तगाली राज्य को कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। पुर्तगाली राजधानी गोवा, सबसे पहले गोवा अधिकार तो गोवा पर कौन करते हैं, अल्बुकर्क करते हैं, पर अल्बुकर्क हैं 1510 में अधिकार कर लेते हैं, पर गोवा को राजधानी नहीं बनाते। राजधानी बनाने वाले कौन है, राजधानी बनाने वाले हैं ये कुना है, नीनू डी कुना। इसके बाद में मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा, ये प्रसिद्ध जेविस्ट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपने साथ लेके आए थे, ये तो ये भी सही है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। 2 नंबर हमारा यहां उत्तर रहेगा साथियों। आगे, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोम के युद्ध के रूप में भी स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। तो सेंट थोम युद्ध है, ये पहले कर्नाटक युद्ध को कहते हैं, पहले कर्नाटक युद्ध को कहते हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, ये ध्यान रखना है, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में। और ये चूंकि क्या है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए, पर ये कर्नाटक क्षेत्र में हुए थे, इस कारण इनको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं में से तीसरे युद्ध के दौरान 1759 में एक वाड़ीवास का युद्ध होता है, और इसमें अंतिम रूप से फ्रांसीसी हार जाते हैं, और उससे ये निश्चित हो जाता है कि भारत में अंग्रेज राज करेंगे, फ्रांसीसी नहीं, ये ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। हेक्टर मुनरो, बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, हेक्टर मुनरो था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेजली है। और लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये नहीं है। अब देखिए लॉर्ड कार्नवालिस है, ये नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। लॉर्ड कार्नवालिस तो क्या रहा था, हमारे 1793 से 1798 तक रहा है, ठीक है। और यहां ये युद्ध कब होता है, 1817-18 में होता है, और 1817-18 में हमारे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे साथी। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो यहां हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, उत्तर हमारा क्या हो गया, 4 नंबर हो गया, ये ध्यान रख लेंगे।
आगे देखेंगे मित्रों, निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दो जो घटनाएं दी गई हैं उनको सही तिथि क्रम में। मीर जाफर की मृत्यु, मीर जाफर की मृत्यु कब होती है? ये होती है फरवरी 1765 में। बक्सर का युद्ध ये होता है अक्टूबर 1764 में, अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की संधि ये कब होती है? ये होती है अगस्त 1765 में। और ब्लैक होल दुर्घटना कब होती है? ये तो प्रसिद्ध है, 20 जून 1856। डेट बहुत पूछी जाती है इसकी, 1856। क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर इंग्लैंड वापसी, सॉरी ये 1800 नहीं 1700 है ना, 1756। और क्लाइव वापस पहला कार्यकाल पूर्ण करने के बाद कब जाता है? पहला कार्यकाल पूर्ण करने के बाद में 1760 में जाता है। तो अब ये देखो, सबसे पहले 1756 आएगा, यानी 3 नंबर सबसे पहले आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 पहले 2 अगर अपने देखें तो वैसे ही, अगर इतना पता हो तो भी हम 50-50 में आ जाते हैं। फिर आगे देखो, इसके बाद में 1764 बक्सर का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध कितने नंबर पे है? 2 पे। इसके बाद में 1765 में 2 है, फरवरी, ये मीर जाफर की मृत्यु पहले फरवरी में होती है। और अगस्त में क्या होती है? इलाहाबाद संधि होती है। और ये आ जाएगा 3-2-1-4-5, 3-2-1-4-5 किस में है? हमारा इस 2 नंबर में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखें, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। पुर्तगाली, पुर्तगाली क्या है कि पुर्तगाली कहां थे? पणजी 1710, यानी 1710 में बिल्कुल सही है। यहाँ पे गोवा पर अधिकार किया है। डच मसूलीपट्टनम में इन्होंने कोठी स्थापित की थी 1605 में। ब्रिटिश ने 1639 में मद्रास में, यहाँ फ्रांसिस डे थी, उन्होंने स्थापित की थी। और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में 1673 में। ये सारी सुमेलित है। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 किसमें ऑप्शन में है? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑप्शन है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा साथी। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद संधि अभी अपने बात की है, कब हुई है? 1765 में हुई है। इलाहाबाद संधि कब हुई है? 1765 में, यानी 1 का 2। अब 1 का 2 है तो ये 2 तो होंगे नहीं, 50-50 में आ गए हम। इसके बाद में मद्रास की संधि, मद्रास की संधि कब होती है? 1769 में। इलाहाबाद की संधि तो क्या है कि बक्सर के युद्ध के बाद में होती है। मद्रास की संधि है, ये क्या है कि ये हमारा पहला आंगल और जो ये मैसूर युद्ध होता है उसके बाद में होती है। पुरंदर की संधि ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में होती है 1776 में। एक 1665 में भी है पर वो ऑप्शन में नहीं है। मंगलोर की संधि 1784 में होती है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। यहाँ क्या आएगा? ए का 2 बैक, सॉरी ए का 2 बे का 1 और फिर 3 4 सीधा मिलान है। तो हमारा उत्तर नंबर क्या रहेगा? उत्तर नंबर 3 हो जाएगा साथी। ठीक है, आगे देखिए, किसने कहा धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी हैं, ये क्या करते हैं कि अनिष्टों का अनिष्ट कहते हैं धन निष्कासन को। अनिष्टों का अनिष्ट यानी बुराइयों की बुराई किसको कहा इन्होंने? धन निष्कासन को कहा। और ये धन निष्कासन इन्होंने सिद्धांत दिया, ये कौन सी रचना में दिया? तो इनकी पुस्तक थी कौन सी? द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी, उसमें इन्होंने दिया था। आगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखदाई भूल थी? स्थायी बंदोबस्त एक दुखदाई भूल थी, ये किसने कहा? ये अपने को ध्यान रखना है।
तो ये टी.आर. होम्स का कथन है। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था कि जो स्थायी बंदोबस्त है ये एक दुखदाई भूल थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपने सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? सबसे अधिक पूंजी का निवेश अंग्रेजों ने किस में किया? चाय, कहवा व नील में, जूट मिल में, कपड़ा उद्योग में, रेलवे, बैंकिंग और बीमा शिपिंग में। तो रेलवे, बैंकिंग और बीमा शिपिंग क्षेत्र में सबसे अधिक है वो निवेश अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आगे, आर्थिक निष्कासन के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत है उसमें कौन सा सत्य नहीं है? आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण है, बिल्कुल सही है। पूंजी निष्कासन का भाग भारत में कार्यरत नागरिक और सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था, ये भी सही है। और इसके बाद में दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया किसको? आर्थिक सिद्धांत को। ये सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने किया है, कब किया है? 2 मई 1867 को किया है। कहां पे किया है? लंदन में किया है। और लंदन में भी किसकी बैठक थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 नंबर। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया, बिल्कुल सही है, ये खुलासा किया है। आगे देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, ए कथन और आ कथन। ए, रेल निर्माण की गारंटी प्रणाली में के तहत कंपनियों ने अपने पूंजी निवेश पर न्यूनतम 6% लाभांश, कितना? न्यूनतम 6% लाभांश की गारंटी दी गई। इस गारंटी प्रणाली से भारत में धन के बहिर्गमन में भारी योगदान रहा। ये तो सही है कि धन निर्गमन हुआ है, न्यूनतम गारंटी दी गई थी, वो 6% नहीं दी गई थी साथियों, वो कितनी दी गई थी? वो 5% दी गई थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, कितनी दी गई थी? 5%। तो ये पहला है, ये तो गलत है और ये सही है, दूसरा सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। तो आर, सॉरी, हाँ आर सही है और ए गलत है। तो आर सत्य है और ए असत्य है। ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? 4 नंबर ऑप्शन बन रहा है। तो ये अपने को देखना है। आगे देखेंगे, ब्लैक डेथ। अब देखिए ये 20 क्वेश्चन किसके थे हमारे? ये आधुनिक भारत के, अभी विश्व इतिहास के स्टार्ट हो रहे हैं। ब्लैक डेथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्लैक डेथ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे, ब्लैक डेथ को फैलाने के जिम्मेदार थे, बिल्कुल सही है। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता था क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन हो जाती थी, यह भी सही है। यह भयानक रोग 15वीं सदी में, ये सदी 15वीं नहीं है, कौन सी सदी में होता है? 14वीं में होता है। और इसमें भी हमें ध्यान रखना है साथियों कि 1346 ईस्वी से और 1353 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसमें 7.5 करोड़ से 20 करोड़ तक दुनिया में लोग मरे थे। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में यह फैला था। और अपने देखेंगे और पुनर्जागरण में देखा है अपनी क्लासों में कि जो क्या है कि बुकासियो की रचना डेकेमेरोन, उसमें उल्लेख है इस बीमारी का, ब्लैक डेथ बीमारी का उसमें उल्लेख है। तो ये हमारा गलत है, ये 14वीं शताब्दी का है, 15वीं का नहीं है। यहाँ लोगों का विचार था कि ईश्वर को उनके पापों से सजा देने के लिए ब्लैक डेथ को भेजा है, ये बिल्कुल सही है, ऐसी भावना थी। यहाँ हमारा उत्तर नंबर क्या रहेगा? 3 रहेगा। अगला देखेंगे, पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का प्रथम प्रवर्तक, यानी पहला प्रवर्तक पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का, ये सीधा कह दे स्थापत्य कला का प्रवर्तक था वो ब्रुनेलस्की था। और ब्रुनेलस्की कहां का निवासी था? फ्लोरेंस का निवासी था। और इन्होंने क्या किया था? फ्लोरेंस की चर्च का गुंबद बनाया था, चर्च का
गुंबद बनाया, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये ध्यान रख लेंगे साथियों कि पुनर्जागरणकालीन जो फ्लोरेंस है, इस फ्लोरेंस को क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस को विद्वानों की नगरी, विद्वानों का नगर, विद्वानों की नगरी, क्योंकि अधिकांश विद्वान हैं इसी नगर में हुए थे, इसलिए इसे विद्वानों की नगरी कहा गया पुनर्जागरण कालीन के दौरान फ्लोरेंस को। ये ध्यान रखेंगे मित्रों। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इटली के प्रमुख संगीतकारों का सही युगम का चयन कीजिए। इटली का पालेस्ट्राइला था, जॉन बुल था, विलियम वर्ड था, बिल्कुल सही है ये। इसके अलावा मिस्किन दास था। ये अपने को क्या है कि चार ध्यान रख लेने हैं, ये चार प्रमुख थे। मिस्किन दास ये पहले ही थे, इनमें ये क्या है, देकार्ते नहीं था, या मस्किन दास विलियम हार्वे नहीं था, या देकार्ते नहीं था, एंजेलो मैकियावेली ये कोई भी नहीं थे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और एक और ध्यान रखेंगे कि 16वीं सदी को यूरोप में क्या है, यूरोप में 16वीं सदी को संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। यूरोप में 16वीं सदी को संगीत का स्वर्ण काल, संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये ध्यान रख लेंगे, इस पे गौर करेंगे। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। पीटर पेन्स और टाइथ से क्या आशय है? कैथोलिक मतायूनियों द्वारा चर्च को दिया जाने वाला कर, ये पहला ही है, क्योंकि पीटर पेन्स तो क्या था कि जो कस्बे और शहर है वहां गिरजाघर थे, उनमें दान पेटिकाएं लगी होती, उसमें जो दान इकट्ठा होता था उसको रोम भेजा जाता था, वो पीटर पेन्स था। टाइथ क्या था? एक धार्मिक कर था, और जो क्या है, जो प्रत्येक कैथोलिक अनुयायी को क्या है, अपनी आय का प्रतिवर्ष 10% देना होता था। ये तो क्या है, रोम भेजा जाता था। रोम दान पेटिकाएं, दान पेटिकाओं में जो एकत्रित होता था, और ये क्या था, ये आय का 10% लिया जाता था। आय का कितना? 10% प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता था। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे, मार्ग वर्ग विवाद किस किस के मध्य हुआ? अब मार्ग वर्ग विवाद है, ये किसके बीच में हुआ है? ये धर्म सुधार आंदोलन के दौरान हुआ है। किसके बीच में? ये हमारा जर्मनी के कौन थे? मार्टिन लूथर, जो इनके, और ज्विंगली थे कहां के? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड, इनके बीच में मार्ग वर्ग विवाद है, ये होता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला, फ्रांस में काल्विन के अनुयायी कहलाते थे। अब देखिए, प्यूरिटन, प्यूरिटन है, ये क्या है, इंग्लैंड व अमेरिका में, इंग्लैंड व अमेरिका में काल्विन के अनुयायी है, वो प्यूरिटन कहलाते हैं। काल्विन के अनुयायी क्या कहलाते हैं? अनुयायी कहलाते हैं प्यूरिटन। प्रेस्बिटेरियन, ये स्कॉटलैंड में काल्विन के अनुयायी है। स्कॉटलैंड में काल्विन के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? काल्विन के अनुयायी प्रेस्बिटेरियन नाम से जाने जाते थे। और ह्यूगोनोट्स, ह्यूगोनोट्स हैं, ये फ्रांस में काल्विन के अनुयायियों को कहा जाता था। फ्रांस में काल्विन के अनुयायियों को ह्यूगोनोट्स कहा जाता था। सेनेट्स, ये ऑप्शन पूरा किया गया एक तरीके से, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, अलग अलग ये इस तरह से है। आगे देखेंगे, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर में कितने सिद्धांत घोषित किए गए? अब ये ध्यान रखना है कि बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ये एडवर्ड जो सस्टम था, एडवर्ड सस्टम के काल में, सस्ट के काल में क्या हुआ कि इंग्लैंड में काल्विन के विचारों का प्रवेश हुआ, और काल्विन के विचारों के प्रवेश के बाद में क्या किया गया साथियों,
विचारों का प्रवेश। इसके बाद में जो प्रार्थना है उसको लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर निकाली गई, और जिसमें 42 सिद्धांत है वो 42 सिद्धांत दिए गए। ये अपने ध्यान रख लेंगे। धर्म सुधार आंदोलन का धार्मिक प्रभाव कौन सा नहीं है? धर्म सुधार आंदोलन का धार्मिक प्रभाव है वो कौन सा नहीं है? कैथोलिक धर्म में सुधार हुआ? बिल्कुल हुआ है। ईसाईयत में नवीन शाखाओं की उत्पत्ति हुई? बिल्कुल। प्रोटेस्टेंट है, काल्विनवादी है ना, तो वे पादरियों में नैतिकता पर जोर दिया गया? बिल्कुल दिया गया। जर्मनी में सामंतवाद की उत्पत्ति। सामंतवाद तो क्या है? राजनीतिक इश्यू है, ये क्या है? धार्मिक नहीं है, और ये उत्पत्ति भी नहीं हुई है। तो यहां हमारा 4 नंबर उत्तर रहेगा साथियों, 4 नंबर हमारा उत्तर रहेगा। 1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया? अब देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है? अगर सीधा सा अपने को ध्यान रखना है भाप के इंजन का आविष्कार, तो सबसे पहले 1712 ईस्वी में न्यूकामेन करते हैं, न्यूकोमेन द्वारा। पर ये खर्चीला अधिक था, और खर्चीला अधिक था इसलिए इसको उपयोग में नहीं लाया जा सका, खर्चीला अधिक था। ठीक है, इसके बाद में 1814 तो उधर आएगी, 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने क्या किया? जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। सीधा अपने से पूछा जाता है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट उत्तर होता है। पर यहां क्या पूछा है? एक तो 1814 पूछ लिया में भाप के इंजन, दूसरा नाम दे दिया भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया, तो ये रॉकेट है भाप इंजन, जॉर्ज स्टीफेंसन है, इन्होंने भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार है वो 1814 में किया है। ठीक है, वैसे ही ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे जेम्स वॉट महोदय हैं ये इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सीधा पूछा जाए तो इन पे गौर करना है, जेम्स वॉट पे। आगे, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? औद्योगिक क्रांति है इसका प्रारंभ है वो सूती वस्त्र उद्योग से होता है। कौन से उद्योग से? सूती वस्त्र उद्योग से। और कहां से होता है? इंग्लैंड से होता है। किस देश से होता है? तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति है ये प्रारंभ होती है मित्रों, इस पर गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ये आ गया क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ। इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। ये सभी के सभी कारण सही है, सारी की सारी बातें सही है। इसी कारण इंग्लैंड में हुआ कि वहां परिस्थितियां अनुकूल थी, वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव सबसे हुआ पहले हुआ, और कृषि क्रांति ने वहां औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि क्या कर दी? तैयार कर दी। आगे देखेंगे, पुनर्जागरण काल की आरंभिक वैज्ञानिक उपलब्धियां किस क्षेत्र में हुई? पुनर्जागरण काल की आरंभिक कौन सी उपलब्धियां? वैज्ञानिक उपलब्धियां, विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, ये खगोल विज्ञान में हुई। पुनर्जागरण में सबसे पहले क्या किया? केपलर ने, सॉरी कोपरनिक्स ने क्या किया? कोपरनिक्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? कोपरनिक्स ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। इससे पहले पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया खगोल विज्ञान में, जिसने क्रांति ला दी थी, सिद्धांत दिया, और यहीं से इसकी स्टार्ट हुआ। ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, यूरोप की आधुनिक भाषा में लिखी गई पहली महत्वपूर्ण कृति। अब देखिए, जब भी अपने साहित्य के चित्र में देखते हैं तो पहला साहित्यकार कौन हुआ? दांते हुआ। और पहली बार स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किसने किया? टस्कनी भाषा, वो भी दांते ने किया। तो यहां ध्यान रखना है कि डिवाइन कॉमेडी थी ये पहली कृति थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दांते द्वारा लिखी गई थी।
दांते कहाँ के थे? इटली के थे। इटली द्वारा ये लिखी गई महत्वपूर्ण कृति थी। आगे, लॉर्ड टाउनसेंड कृषि वैज्ञानिक किस? लॉर्ड टाउनसेंड कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने फसल चक्र सबसे पहले अपनाया। फसल चक्र का सर्वप्रथम अपनाया। ये अपने को ध्यान रखना है, दुनिया में फसल चक्र अपना करके अच्छी खेती की जा सकती है, ये बताने वाले कौन थे? लॉर्ड टाउनसेंड थे। और लॉर्ड टाउनसेंड है, ये कहां के वैज्ञानिक थे? लॉर्ड टाउनसेंड है, ये कहां के वैज्ञानिक थे? ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ये अपने ध्यान रखेंगे। आगे, किसके प्रयासों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की? तो ये आर्थर यंग के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने क्या है? बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर की क्या की है? स्थापना की है। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों। इतिहास दर्शन, अब देखिए ये क्वेश्चन अपना क्या आगे, इतिहास दर्शन व लेखन के, इतिहास दर्शन के प्रवर्तक कहा जाता है। इतिहास दर्शन के प्रवर्तक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को। ये तो क्या है? इतिहास के पिता है। हेरोडोट्स कौन है? इतिहास के पिता कहलाते हैं, ठीक है। और यहां क्या है? इतिहास दर्शन के प्रवर्तक हम किसको कहते हैं? हीगल को कहते हैं। किसको कहते हैं? हीगल को कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, हीगल इतिहास दर्शन के प्रवर्तक है। और इनमें एक तो ध्यान रखना है कि इनको परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इनको क्या कहते हैं? परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का जनक भी हम कहते हैं। इस को ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि इनको क्या, हीगल को G.H. वॉल्स ने, G.H. वॉल्स, अगर ये नाम भी आ जाए ना, वॉल्स ने क्या कहा था? इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा। इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा। सीधा अगर इतिहास दर्शन का प्रवर्तक आ जाए तो भी यही होंगे, इतिहास दर्शन के प्रवर्तक कहे। अगर G.H. वॉल्स का नाम आ जाए तो भी ये थे। एक और ध्यान रखना है कि कोलिंगवुड है, ये कोलिंगवुड है, वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि कोलिंगवुड ने क्या किया था? कोलिंगवुड ने ही क्या कि इतिहास दर्शन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? वो किया वाल्टेयर ने। और इतिहास दर्शन शब्द का पहली बार प्रयोग करने के कारण उनको क्या है कि इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोलिंगवुड ने, इस कोलिंगवुड ने क्या कहा? वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा है। इतिहास दर्शन का क्या कहा है? प्रवर्तक कहा है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, गौर करना है। आगे, हीगल के अनुसार इतिहास का क्रम है। हीगल क्या बताते हैं कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये कहते हैं प्रत्येक वाद के फलस्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न होता है और वाद और प्रतिवाद के सहयोग से क्या होता है? संवाद बन जाता है। वाद व प्रतिवाद के संयोग से संवाद बनता है और वाद के फलस्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? और इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो हर्डर को दिया जाता है। हर्डर ने क्या है कि इन्होंने 1784 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। 1784 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी थी?
the ideas of the idea for philosophy of history, the idea for philosophy ऑफ हिस्ट्री, ये पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इतिहास दर्शन के बारे में बताया था, दुनिया के सामने प्रकाश में लेके सबसे पहले ये आए थे। कॉलिंगवुड ने आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक, कॉलिंगवुड है, ये आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक किसको कहते हैं, तो ये आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक है, ये बेकन को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतिहास क्या है का सबसे पहले उत्तर दिया। इतिहास क्या है, क्या है, इस इतिहास क्या है का सबसे पहले उत्तर देने वाले, सबसे पहले उत्तर देने वाले विद्वान कौन थे, ये बेकन थे। और इसी कारण इनको क्या कहा गया, इनको पर इतिहास दर्शन का अन्वेषक कहा गया, आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक कहा गया। वैसे बोल से ये विको को ये श्रेय देते हैं। यह किसने कहा, इतिहास दर्शन और इतिहास का विकास साथ साथ हुआ। इतिहास देखिए, ये कथन पुस्तकें, ये रचनाएं अक्सर पूछी जाती है, अपने को ध्यान रखना है। तो किसने कहा इतिहास दर्शन और इतिहास का विकास साथ साथ हुआ, तो इतिहास दर्शन और इतिहास का विकास साथ साथ हुआ, ये कहने वाले कॉलिंगवुड थे साथियों। कौन थे, कॉलिंगवुड। अपनी जैसे क्लास में कर रहे हैं अभी इतिहास दर्शन लेकर, तो जैसे जैसे उसको कर रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको नोट करवा रहा हूं, ताकि क्या है कि वो पेपर में पूछी जाए, तो उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना और उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि कवर हो जाएगा सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा उसमें। इतिहास दर्शन लेखन की परंपरा का सबसे पहले किस देश में हुआ, लेखन परंपरा का विकास है वो सबसे पहले कहां से होता है, इतिहास लेखन परंपरा का सबसे पहले विकास इटली में होता है। इतिहास दर्शन को परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक में किसने बांटा, इतिहास दर्शन परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक है, ये किसने बांटा है, ये प्रोफेसर ब्रोड महोदय ने इसको बांटा है, और इसकी जानकारी हमें प्रोफेसर वॉल्स ने दी है। किसने कहा था कि यदि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है तो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन प्राचीनतम, क्या कि यदि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप क्या है, आधुनिक है, तो परिकल्पनात्मक कैसा है, प्राचीनतम, ये कहने वाले कौन है, कॉलिंगवुड है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का मूल उद्देश्य है, विश्लेषणात्मक क्या है, वैज्ञानिक रूप है, इतिहास चिंतन की मूलभूत सीमाओं पर, इतिहास चिंतन की मूलभूत समस्याओं पर विचार करना, बिल्कुल सही है। इतिहास को वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत करना, बिल्कुल सही है। और इतिहास में वस्तुनिष्ठता का समावेश करना, यह भी सही है, यानी ये वैज्ञानिकता लाता है। कल्पना और भावना प्रधान इतिहास लेखन को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है, ये तो किस प्रकार का है, ये तो परिकल्पनात्मक है। कौन सा है साथियों, परिकल्पनात्मक जो इतिहास दर्शन है, ये परिकल्पनात्मक दर्शन है। तो ये नहीं है 4 नंबर, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, यानी 1 2 3 ये उद्देश्य है। 1 2 3 किस में है, हमारे 1 नंबर में है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा साथियों। आगे देखेंगे, इतिहास में तथ्य की अपेक्षा व्याख्या प्रदान होती है, यह विचार किसने दिया, इतिहास में तथ्य की अपेक्षा व्याख्या है ये प्रदान होती है, ये जी.आर. एक्टन महोदय ने कहा। जी.आर. एक्टन महोदय है, इनका कथन है। किसी भी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने वाले रेखांकन को क्या कहा जाता है, किसी भी घटना का जो क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने वाला रेखांकन है वो क्या कहलाता है, वो साक्ष्य कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्त इतिहास विचार का इतिहास है, ये पिछले पेपर्स में पूछा गया है कि सारा इतिहास क्या है, विचार का इतिहास है या समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, ये कॉलिंगवुड का कथन है। किसका कथन है, कॉलिंगवुड का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए यहां ध्यान रखना है, सत्य और असत्य पर विशेष गौर करना है। इतिहासकार के तथ्य उसे अन्यों द्वारा प्रदत्त होते हैं, सही है। इतिहासकार खालिश तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करते हुए उसे रंजित कर देता है, ऐसा नहीं है, सॉरी क्या है, इतिहासकार खालिश तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करते हुए वह उन्हें रंजित कर देता है। इतिहासकार वास्तविक
अतीत को मूर्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वास्तव में इतिहास एक ही हो सकता है, अतीत के अतीत हो जाने के कारण उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए ये अपने बात की थी, कल ही क्लास में कर रहे थे कि अतीत परिवर्तनशील होता है, उसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, नवीन परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं हम, नवीन पीढ़ी को उसका उत्तर देने के लिए उसमें क्या है कि नवीन विधाओं के आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं, तो परिवर्तनशील माना जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, 4 नंबर उत्तर रहेगा। तथ्य पवित्र है पर मत स्वतंत्र। इस प्रकार के फैसले निम्नलिखित में से किस तथ्य को महत्व देते हैं? देखिए तथ्य पवित्र हैं और विचार स्वतंत्र है। पीसी स्कूट महोदय का ये क्या है कथन है, एक तरीके से ये क्या है कि इतिहासकारों पर तथ्यों को, लिखित इतिहास पर मौखिक इतिहास को, तथ्यों पर व्याख्या करना और मिथ्य पर तथ्यों को, क्या तथ्य पवित्र है पर मत स्वतंत्र। तथ्यों पर व्याख्या करना यानी तथ्य तो पवित्र है, तथ्य तो सीधे, उनकी व्याख्या करना यानी हमारे मत स्वतंत्र है, विचार स्वतंत्र है, उनकी व्याख्या हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तथ्यों को यथावत स्वीकार न करके उसकी पुष्टि साक्ष्यों से करनी चाहिए। ये कहने वाले कौन है? क्या तथ्यों को यथावत स्वीकार न करके उनकी पुष्टि साक्ष्यों से करनी चाहिए, ये क्लार्क महोदय का कथन है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये हमारा क्या था, ये हमारा पहला टेस्ट था। अभी नेक्स्ट जो टेस्ट होगा टॉपिक वाइज पढ़ के आइए, अच्छे से उत्तर दीजिए, समझिए हर एक प्रश्न को, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो क्या है परीक्षा में उस अकॉर्डिंग उस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। जिस टॉपिक से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा ही पेपर बनाया जाता है, तो थोड़ा सा गौर करके पढ़िए, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। ठीक है साथियों, आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।